हेलो गाइस, वेलकम अगेन। तो जैसा कि लास्ट क्लास में हमने प्रेसिडेंट स्टार्ट किया था, जो इंडियन पॉलिटिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसका एक हाफ पोर्शन कंप्लीट किया। अभी हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट। तो उसकी जो पावर्स है उनकी कैटेगरीज हैं, जैसे एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, लेजिस्लेटिव पावर्स हैं, फिनेंशियल पावर्स हैं, जुडिशियल पावर्स, डिप्लोमेटिक पावर्स, मिलिट्री पावर्स और इमरजेंसी पावर्स। ये 7 क्राइटेरिया हैं, एक कैटेगरीज बोल सकते हैं, जो प्रेसिडेंट की पावर्स को क्लासिफाई किया हुआ है। तो एक एक हम डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ से हमेशा आरएस मेंस और प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसलिए मैं इसको एक सेपरेट क्लास के लिए रखा था। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एग्जीक्यूटिव पावर से। एग्जीक्यूटिव पावर्स में क्या है? ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर फॉर्मली टेकन इन द प्रेसिडेंट नेम। जो भी डे टू डे आपका एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, जैसे किसी ऑर्डर को ट्रांसफ़र करना, किसी का अपॉइंटमेंट करना, किसी का प्रमोशन करना, वो सब किसके नेम पे होता है? प्रेसिडेंट के नेम पे। दूसरा उसका फंक्शन है, ही और सी कैन मेक रूल्स स्पेसिफाइंग इन द मैनर इन विच द ऑर्डर्स एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स मेड एंड एग्जीक्यूटेड इन द इज और हर नेम शैल बी ऑथेंटिकेटेड। प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं? रूल्स बना सकते हैं कि किस मैनर में, किस ऑर्डर में जो लॉ के इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको रखने हैं और उनको कैसे ऑथेंटिकेट होंगे। ये सब उसकी प्रेसिडेंट की एग्जीक्यूटिव पावर्स में आती है। तीसरा जो फंक्शन है उसका, कैन मेक रूल्स फॉर द मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन्स ऑफ द बिजनेस ऑफ यूनियन गवर्नमेंट एंड फॉर अलोकेशन ऑफ द सेड बिजनेस अमॉन्ग द मिनिस्टर्स। जैसे आपने देखा होगा, फिनांस मिनिस्ट्री है, तो फिनांस मिनिस्ट्री का जो भी बिजनेस अकाउंट्स है, जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स है, उसके लिए जो रूल्स है वो प्रेसिडेंट के नेम पे बनाए जाते हैं मोर कन्वीनियंट तरीके से, ताकि कैसे जो यूनियन गवर्नमेंट के जो ट्रांजेक्शन्स है बिजनेस के, वो कन्वीनियंट हो सके और उन जो बिजनेस को मिनिस्टर्स में कैसे डिवाइड किया जा सके, ये इसके रिगार्डिंग रूल्स इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट बनते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। इसके बाद आता है, अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर को और उसकी जो कैबिनेट मिनिस्टर, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, जिसमें कैबिनेट मिनिस्टर्स हो गया, आपके स्टेट मिनिस्टर, डेप्यूटी मिनिस्टर्स होते हैं, उनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है। दे होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग हिज और हर प्लेजर। तो ये आपको याद रखना है, प्राइम मिनिस्टर और उसके जो मिनिस्टर्स हैं वो प्रेसिडेंट के प्लेजर के लिए काम करते हैं। ही और सी अपॉइंट्स द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, AGI। तो जो इंडिया का अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, उसको भी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा होता है और उसका जो रेम्यूनरेशन वो भी डिटरमाइन करता है प्रेसिडेंट। अटॉर्नी जनरल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। इसके साथ साथ वो कैग है हमारा, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, उसका अपॉइंटमेंट करता है। और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और उसके साथ जो अदर इलेक्शन कमिश्नर्स है, उनकी संख्या अभी 2 फिक्स की हुई है। तो 1+2 का जो हमारा इलेक्शन कमीशन का जो स्ट्रक्चर है, उसका अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट करता है। उसके साथ साथ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जो चेयरमैन्स हैं, उनके मेंबर्स हैं, उनका अपॉइंटमेंट हो गया। स्टेट के गवर्नर्स, साथ में फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन और फाइनेंस कमीशन के मेंबर्स का अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट या उनके बिहाफ पे किसी अनदर पर्सन द्वारा, अनदर अथॉरिटी द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो अपॉइंटमेंट से अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट, उसके साथ साथ उनके मिनिस्टर्स का अपॉइंटमेंट, फिर कैग का अपॉइंटमेंट, AGI का अपॉइंटमेंट, इलेक्शन का चीफ इलेक्शन कमिश्नर का और अदर इलेक्शन कमिश्नर का, और UPSC के चेयरमैन और मेंबर्स का अपॉइंटमेंट, स्टेट्स के गवर्नर्स का अपॉइंटमेंट, साथ में फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन और उसके मेंबर्स का अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। इसके बाद he or she can seek any information relating to the administration of affairs of the union and the proposals for legislation from the prime minister। प्राइम मिनिस्टर जो कि रियल एग्जीक्यूटिव है, वो बाउंड है प्रेसिडेंट को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें, डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन क्या गवर्नमेंट में क्या चल रहा है, लेजिस्लेशन में क्या चल रहा है, उसके बारे में प्रेसिडेंट उनसे
इन्फॉर्मेशन भी आस्क कर सकते हैं, और प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी है कि वो उनको इन्फॉर्म करे। ही और सी कैन रिक्वायर द प्राइम मिनिस्टर टू सबमिट फॉर कंसिडरेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स any matter on which a decision has been taken by a minister but which has not been considered by council। कोई एक ऐसा मैटर होता है, कभी कभी क्या होता है कि जब लेजिस्लेचर में कोई एक मुद्दा किसी मिनिस्टर ने उठाया और उस मुद्दे को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सामने नहीं रखा गया, जबकि पार्लियामेंट में जब जवाबदेही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की होती है। अगर कोई एक पर्टिकुलर मिनिस्टर को एक्ट करता है तो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उस एक्ट के लिए जिम्मेदार होती है। इसलिए कोई अगर मिनिस्टर किसी लेजिस्लेशन रिलेटेड कोई काम करता है तो उस काम को प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को सबमिट करता है कि वो एक सबमिट करे काउंसिल मिनिस्टर की रिपोर्ट कि ये काउंसिल मिनिस्टर में ये मैटर डिस्कस हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं ही और सी कैन अपॉइंट अ कमीशन टू इन्वेस्टिगेट। एक कमीशन सेटअप कर सकते हैं इन्वेस्टिगेट करने के लिए, बैकवर्ड क्लासेस की कंडीशंस को देखने के लिए। इसके अलावा अपॉइंट करते हैं इंटरस्टेट काउंसिल्स को सेंटर स्टेट के रिलेशन इंप्रूव करने के लिए और इंटरस्टेट कोऑपरेशन को प्रमोट करने के लिए। उसके बाद डायरेक्टली एडमिनिस्टर करते हैं यूनियन टेरिटरीज को थ्रू द एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटेड बाय हिम और हर। जो लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होते हैं जो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं यूटीज़ में, उनके थ्रू प्रेसिडेंट यूटीज़ को कंट्रोल करता है। ही और सी कैन डिक्लेयर एनी एरिया एज ए शेड्यूल्ड एरिया एंड हैज़ पावर्स विद रिस्पेक्ट टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज। प्रेसिडेंट को पावर है किसी एरिया को शेड्यूल एरिया डिक्लेयर कर दे और उसके रिगार्डिंग वो एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल करे। तो ये हमने प्रेसिडेंट की जो एग्जीक्यूटिव पावर्स थी, ये मेंस में एक 10 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद इसकी आती है लेजिस्लेटिव पावर्स। प्रेसिडेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड एंजॉय द फॉलोइंग लेजिस्लेटिव पावर। वो क्या क्या कर सकता है? कैन समन और प्रोरोग ऑफ द पार्लियामेंट। समन का मतलब पार्लियामेंट के सेशन को बुला सकता है और उसको खत्म कर सकता है सेशन को। उसके अलावा लोकसभा को भी भंग कर सकता है, डिसॉल्व कर सकता है। और एक जॉइंट सिटिंग जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन भी है, जब किसी लॉ मेकिंग में या किसी भी एक एक्ट के ऊपर दोनों हाउस की सहमति नहीं बन पाती है, तब उस केस में प्रेसिडेंट दोनों हाउस की जॉइंट सिटिंग अरेंज करता है, विच इज़ प्रेजाइडेड ओवर बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो आपको ये याद रखना है हमेशा, जो भी जॉइंट सिटिंग होगी हमेशा उसको प्रेजाइड कौन करेगा? लोकसभा का स्पीकर। तो यहाँ से प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद आता है ही और सी कैन एड्रेस द पार्लियामेंट एट द कमेंसमेंट ऑफ फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन और फर्स्ट सेशन ऑफ द ईच ईयर। जनरली क्या होता है, जब भी कोई सेशन स्टार्ट होता है एवरी ईयर, तो पहला जो अभिवादन होता है प्रेसिडेंट के स्पीच से होता है, स्टार्ट होता है। और जनरल इलेक्शन के बाद जब पहला सेशन स्टार्ट होता है कोई नई गवर्नमेंट का, तो वहाँ भी पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट का स्पीच दिया जाता है। तो ये उसकी लेजिस्लेटिव पावर में इंक्लूड है। उसके बाद आता है ही सी कैन सेंड मैसेज टू द हाउस ऑफ पार्लियामेंट वेदर विद रिस्पेक्ट टू अ बिल पेंडिंग इन द पार्लियामेंट और अदरवाइज। हाउस ऑफ पार्लियामेंट को मैसेज भेज सकता है किसी बिल के रिगार्डिंग या किसी इश्यू के रिगार्डिंग जो पार्लियामेंट में पेंडिंग है। अपॉइंट करता है एनी मेंबर ऑफ लोकसभा टू प्रिजाइड ओवर इट्स प्रोसीडिंग्स व्हेन द ऑफिसेज ऑफ बोथ द स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर फॉल वैकेंट। जब लोकसभा में स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर दोनों की पोस्ट खाली है, तो किसी एक मेंबर को वो अपॉइंट कर सकता है एज एन प्रिजाइडिंग ऑफिसर, जो उनकी प्रोसीडिंग्स को प्रिजाइड करे। सिमिलरली ही और सी कैन ऑल्सो अपॉइंट एनी मेंबर ऑफ राज्यसभा टू प्रिजाइड ओवर इट्स प्रोसीडिंग्स व्हेन द ऑफिसेज ऑफ बोथ द चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन फॉर वैकेंट। सेम कैसे राज्यसभा के लिए भी है। इसके अलावा वो नॉमिनेट करता है 12 मेंबर्स को राज्यसभा के लिए फ्रॉम अमंग पर्सन हैविंग स्पेशल नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेज लिटरेचर, साइंस, आर्ट, सोशल साइंस। ये 4 ही एरिया हैं जहाँ से 12 मेंबर्स नॉमिनेट होते हैं। तो आपको 4 एरिया याद रखना है, लिटरेचर, साइंस, आर्ट, सोशल साइंस। इसके बाद सोशल सर्विस। इसके बाद ही और सी नॉमिनेटेड बिफोर 2020, जैसे 104th अमेंडमेंट आया था उसके बाद क्या हुआ था, एंग्लो इंडियन की जो सीट हुआ करती थी लोकसभा में
उनको डिसकंटिन्यू कर दिया गया 2020 के बाद। उससे पहले जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी थी उसका नॉमिनेशन भी प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता था। इसके बाद क्या है कि जो भी डिस्क्वालिफिकेशन वाला जो मैटर होता है कभी एमपीज़ का, उसके क्वेश्चन पे डिसीजन लेना भी प्रेसिडेंट का ही लेजिस्लेटिव पावर है, जो इलेक्शन कमीशन के कंसल्टेशन के बाद में लिया जाता है। ही और हर प्रायर रिकमेंडेशन और परमिशन इज नीडेड टू इंट्रोड्यूस सर्टेन टाइप्स ऑफ बिल्स इन पार्लियामेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कौन कौन से ऐसे बिल्स हैं जिसमें पार्लियामेंट में लाने से पहले आपको प्रेसिडेंट की प्रायर इंफॉर्मेशन या प्रायर कंसेंट है वो चाहिए होता है। तो सबसे पहले बिल है बिल इन्वॉल्विंग एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। जो इंडिया का कंसोलिडेटेड फंड है उसके एक्सपेंडिचर रिलेटेड अगर कोई बिल लाना है आपको पार्लियामेंट, उसके लिए प्रायर कंसेंट चाहिए प्रेसिडेंट का। नेक्स्ट बिल है अ बिल फॉर द अल्टरेशन ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ स्टेट्स और क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट। जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं उनकी बाउंड्री में कुछ चेंजेस करने हैं या कोई नए स्टेट क्रिएट करना है तो उसके लिए भी आपको प्रायर प्रेसिडेंट की कंसेंट चाहिए। तीसरा है मनी बिल लाने के लिए आपको। चौथा है अ बिल दैट इम्पोजेज और वेरीज एनी टैक्स और ड्यूटीज इन विच स्टेट्स आर इंटरेस्टेड। ऐसे टैक्सेज और ऐसी ड्यूटीज़ में वेरिएशन करना जहाँ पे स्टेट्स का इंटरेस्ट या स्टेट्स का जो पोर्शन है वो इन्फ्लुएंस है या वो उसमें इन्वॉल्व है, तो वहाँ पे आपको प्रेसिडेंट की प्रायर कंसेंट बहुत ज़रूरी है। बिकॉज जो प्रेसिडेंट है वो ना ओनली यूनियन गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है, बिकॉज ऑफ फेडरल बैलेंस के लिए बनाया गया है जो यूनियन और स्टेट्स दोनों को प्रेजेंट करता है। फिफ्थ जो इसका फंक्शन है जो बिल है a bill which varies the meaning of the expression agricultural income as defined for the purpose of enactments relating to Indian income tax. Sixth bill है bill which affects the principles on which sums of money are or may be distributed to the states. ऐसा बिल जो स्टेट्स को जो पैसा यूनियन गवर्नमेंट देती है उसके रिलेटेड अगर कोई बिल लाना है तो वो भी आपको प्रेसिडेंट के प्रायर कंसेंट के बाद ही लाना पड़ेगा। सेवंथ जो बिल है बिल दैट इम्पोजेज एनी सरचार्ज ऑन एनी स्पेसिफाइड टैक्स और ड्यूटी फॉर द पर्पज ऑफ द सेंटर। इसके लिए भी आपको प्रेसिडेंट की इंफॉर्मेशन चाहिए। तो 7 ऐसे बिल हैं जहाँ आपको प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए प्रेसिडेंट की बिफोर पार्लियामेंट में बिल लाने से पहले। फर्दर अ स्टेट बिल इम्पोजिंग रेस्ट्रिक्शंस ऑन द फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स within the state can be introduced in the legislature of the state only with the previous sanction of the president. ये तो थे 7 बिल यूनियन गवर्नमेंट के बिल जो पार्लियामेंट में लाए जाते हैं। इसके अलावा अगर कोई एक स्टेट है जो स्टेट के असेंबली में ऐसा बिल ला रहा है जिसमें रिस्ट्रिक्शंस है फ्रीडम ऑफ ट्रेड पर, कॉमर्स पर, इंटरकोर्स पर, तो इस रिगार्डिंग बिल्स के लिए भी आपको जो ओनली स्टेट्स में इंट्रोड्यूस किए गए उसके लिए भी आपको प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए। नेक्स्ट, व्हेन अ बिल इज सेंट टू द प्रेसिडेंट आफ्टर इट हैज़ पास्ड बाय द पार्लियामेंट। कोई एक ऐसा बिल है जिसको पार्लियामेंट ने पास कर दिया है तो प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है, तो उस पर प्रेसिडेंट क्या क्या कर सकता है, गिव हिज और असेंट टू द बिल, उस पर असेंट दे के असेंट देने के बाद वो बिल पास हो जाता है और बिल अप्रूव हो जाता है। दूसरा क्या कर सकता है प्रेसिडेंट, उसको विदहोल्ड कर सकता है। तीसरा उसको रिटर्न कर सकता है फॉर रिकन्सिडरेशन ऑफ द पार्लियामेंट। लेकिन अगर वो मनी बिल है जिसमें आपने प्रायर रिकमेंडेशन ली है उसमें आप वापस उसको रिटर्न नहीं कर सकते पार्लियामेंट की रिकन्सिडरेशन के लिए। तो ये भी आपको याद रखना, मनी बिल के केस में प्रेसिडेंट उस बिल को रिटर्न नहीं कर सकता। हाउएवर इफ द बिल इज पास्ड अगेन बाय द पार्लियामेंट, जैसे कि रिकन्सिडरेशन के लिए पार्लियामेंट के पास भेजा गया और पार्लियामेंट ने वापस से उस बिल को पास कर दिया विद और विदाउट अमेंडमेंट, तो प्रेसिडेंट को उसके बाद उस बिल को एसेंट देना पड़ेगा। नेक्स्ट, व्हेन अ बिल पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर ने किसी बिल को पास किया, उसको रिजर्व किया गवर्नर ने प्रेसिडेंट की रिकन्सिडरेशन के लिए, तो उसके केस में प्रेसिडेंट क्या क्या कर सकता है, प्रेसिडेंट बिल को एसेंट दे सकता है, विदहोल्ड कर सकता है और गवर्नर को डायरेक्ट कर सकता है कि बिल को वापस रिटर्न कर दिया जाए फॉर रिकन्सिडरेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर।
उस केस में भी नहीं कर सकता जहाँ पे मनी बिल है। मनी बिल के केस में स्टेट लॉज को भी आप रिकन्सिडरेशन के लिए नहीं भेज सकते। इट शुड बी नोटेड दैट इट इज़ नॉट obligatory for the president to give his or her assent even if the bill is again passed by the state legislature and sent again for consideration। जैसे ही प्रेसिडेंट ने गवर्नर को बोला कि आप उस बिल को रिटर्न कर दीजिए स्टेट लेजिस्लेचर में दोबारा उस पर रिकन्सिडरेशन के लिए, उसके बाद अगर स्टेट लेजिस्लेचर उसको अप्रूव करके दोबारा प्रेसिडेंट के पास भेजते हैं तो प्रेसिडेंट यहाँ पे बाउंड नहीं है कि उसको अप्रूव करे। जैसा कि पार्लियामेंट के केस में होता था कि पार्लियामेंट ने अगर रिकन्सिडरेशन के बाद में उसको भेजा तो प्रेसिडेंट बाउंड था कि उसको एसेंट प्रोवाइड करे, तो ऐसा स्टेट लेजिस्लेचर के केस में नहीं है। नेक्स्ट, ही और सी कैन प्रोमulgate ऑर्डिनेंसेज। जो ऑर्डिनेंस पावर है प्रेसिडेंट और गवर्नर्स की वो भी लेजिस्लेटिव पावर्स में है। व्हेन द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन, पार्लियामेंट अगर सेशन में नहीं है और कोई इमरजेंसी एक एक्ट की रिक्वायरमेंट है, इमरजेंसी लॉ की रिक्वायरमेंट है, उस केस में प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस इश्यू करता है। दीज ऑर्डिनेंसेज मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट विद इन 6 वीक्स। ये आपको याद रखना है, यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होना है। जैसे ही दोबारा असेंबली स्टार्ट होगी पार्लियामेंट का सेशन स्टार्ट होगा तो उस केस में विद इन 6 वीक्स 6 वीक में वो ऑर्डिनेंस है उसको अप्रूव करना है। जैसे कि आपने अब रिसेंटली देखा होगा प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट की जो जजेस की स्ट्रेंथ थी उसके लिए ऑर्डिनेंस इश्यू किया था। अब उस ऑर्डिनेंस को सर्वाइवल के लिए, उस ऑर्डिनेंस को लागू रहने के लिए जो पार्लियामेंट जब सेशन में आएगी उसको 6 वीक्स में उसको अप्रूव करना पड़ेगा। और ये ऑर्डिनेंस से उसको किसी भी टाइम विड्रॉ करने की पावर है, किसी भी टाइम पर विड्रॉ किया जा सकता है। ही और सी लेज द रिपोर्ट्स ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जो कैग की रिपोर्ट्स हैं उसको पार्लियामेंट के सामने रखते हैं बिफोर द पार्लियामेंट। उसके अलावा यूपीएससी की रिपोर्ट्स, फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट्स और अदर्स रिपोर्ट्स भी पार्लियामेंट के सामने रखी जाती है। ही सी कैन मेक रेगुलेशंस फॉर द पीस, प्रोग्रेस, गुड गवर्नमेंट ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली, दमन दीव, लद्दाख। इन केस ऑफ पुडुचेरी केस में प्रेसिडेंट कैन लेजिस्लेट फॉर मेकिंग रेगुलेशंस बट ओनली व्हेन द असेंबली सस्पेंडेड और डिसॉल्व। जैसे कि आपको पता है कि पुडुचेरी में लेजिस्लेटिव असेंबली है, अगर ये असेंबली सेशन में नहीं है तो उस केस में भी प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस इश्यू कर सकता है बिकॉज पुडुचेरी एक यूटी है और यूटी को एडमिनिस्टर करता है प्रेसिडेंट थ्रू द लेफ्टिनेंट गवर्नर। फाइनेंशियल पावर, ये तो हमने पढ़ी लेजिस्लेटिव पावर्स। अब आती है फाइनेंशियल पावर्स। मनी बिल्स जो है वो कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट ओनली विद द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, ये उनकी फाइनेंशियल पावर्स है। उसके अलावा कॉजेज टू बी लेड बिफोर द पार्लियामेंट द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या आप इसको यूनियन बजट बोलते हैं बिकॉज बजट कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं है, उसका नाम है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। थर्ड फंक्शन है नॉट डिमांड फॉर ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन हिज रिकमेंडेशन। जब तक प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन नहीं होता तब तक कोई भी डिमांड ऑफ ग्रांट जनरेट नहीं की जाती है पार्लियामेंट के द्वारा किसी भी डिपार्टमेंट्स को जो उनके रिक्वायर्ड डिमांड्स हैं वो पूरी नहीं की जाती। नेक्स्ट है ही और सी कैन मेक एडवांसेज कट आउट ऑफ कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया टू मीट अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर। जो कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया है जिसका 500 करोड़ जिसका बजट रखा, जिसका प्रोविज़न है उसमें, वो इमरजेंसी फंड है जिसको प्रेसिडेंट अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर के लिए यूज कर सकता है। ही और सी कंस्टिट्यूट अ फाइनेंस कमीशन आफ्टर एवरी 5 years टू रिकमेंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स। सेंटर और स्टेट्स के बीच में जो फाइनेंशियल का शेयरिंग है, जिस रेशो में से किस रेशो में उनको जीएसटी का शेयर करना है, बाकी जो रिसोर्सेज हैं उनका कैसे शेयर करना है सेंटर और स्टेट्स में, उसके लिए हर 5 साल में फाइनेंस कमीशन बनाया जाता है। उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका स्ट्रक्चर है, वो कौन बनाता है? प्रेसिडेंट। तो ये उसकी फाइनेंशियल पावर्स हैं। इसके बाद आती है उसकी जुडिशियल पावर्स। जुडिशियल पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट आर ही और सी अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस एंड द जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स। जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं और बाकी जजेज हैं और जो हाई कोर्ट के जजेज हैं उनका अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट के द्वारा होता है।
इसके अलावा ही कैन सीक एडवाइस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट. हाउएवर द एडवाइस टेंडर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इज़ नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से किसी भी फैक्ट या किसी भी लॉ के बारे में एडवाइस ले सकता है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट उसको एडवाइस देगा वो प्रेसिडेंट के ऊपर बाउंड नहीं है. उसके अलावा ही सी कैन ग्रांट पार्डन, रिप्राइव, रिस्पाइट, रिमिशन ऑफ पनिशमेंट्स और सस्पेंड, रिमिट. इन तरह की उनकी पार्डनिंग पावर्स हैं जो भी जुडिशियल पावर्स में इंक्लूड है. इसके बाद आती है उसकी डिप्लोमेटिक पावर्स. इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हैं, एग्रीमेंट्स हैं जो नेगोशिएशन किए जाते हैं और उसके बाद कंक्लूजन किया जाता है. किसके बिहाफ पे वो एग्रीमेंट्स होते हैं? इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट. हाउएवर दे आर सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट. बाद में उनको पार्लियामेंट की अप्रूवल की भी ज़रूरत होती है, लेकिन पहले वो इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट अप्रूव किए जाते हैं. जो प्रेसिडेंट होता है वो रिप्रेजेंट करता है इंडिया को इंटरनेशनल फोरम्स पर, और जो हमारे डिप्लोमेट्स होते हैं लाइक एम्बेसडर्स, हाई कमिश्नर्स, उनको भेजना, उनको रिसीव करना ही प्रेसिडेंट की डिप्लोमेटिक पावर्स में इंक्लूड है. इसके अलावा आता है मिलिट्री पावर्स. मिलिट्री पावर्स में आप देखेंगे ये सुप्रीम कमांडर होता है अपनी जो डिफेंस फोर्सेज है इंडिया की, उनका सुप्रीम कमांडर है और अपॉइंट करता है चीफ्स ऑफ आर्मी, नेवी और एयर फोर्सेज के. किसी भी वॉर को डिक्लेयर करना है, पीस कंक्लूड करना हो, ये सब कौन डिसाइड करता है? प्रेसिडेंट. लेकिन इसके लिए पार्लियामेंट का अप्रूवल बहुत ज़रूरी है. आप आरएस प्रीलिम्स में जब देखेंगे तो आपको यहीं से कन्फ्यूजन होगा कि वॉर डिक्लेयर करना हो गया, पीस ट्रीटी डिक्लेयर करनी हो तो कौन करता है? प्रेसिडेंट, ना कि पार्लियामेंट. लेकिन उसको पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए. देन आता है इमरजेंसी पावर्स. इन एडिशन टू द नॉर्मल पावर्स mentioned above, the constitution offers extraordinary powers on the president to deal with the following 3 types of emergencies. नेशनल इमरजेंसी जो आर्टिकल 352 में आती है. प्रेसिडेंट रूल, ध्यान रखिए इसको बोलते हैं हम स्टेट इमरजेंसी, लेकिन प्रेसिडेंट रूल कहीं भी मेंशन नहीं किया हुआ है. आर्टिकल 356 और 365 दो आर्टिकल है जिसके थ्रू प्रेसिडेंट किसी स्टेट्स में प्रेसिडेंट रूल लागू कर सकता है. थर्ड इमरजेंसी है वो है फाइनेंशियल इमरजेंसी जो आर्टिकल 360 के तहत है. तो ये तीनों इमरजेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम अच्छे से पढ़ते हैं. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नेशनल इमरजेंसी. प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम इमरजेंसी इन द एंटायर कंट्री और इन एनी पार्ट ऑफ द इट. प्रेसिडेंट या तो पूरी कंट्री में इमरजेंसी लागू कर सकता है या किसी छोटी सी पार्ट में भी लागू कर सकता है नेशनल इमरजेंसी. कौन कौन सी ग्राउंड्स है वो आपको याद रखने हैं. वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म रिबेलियन. प्रेसिडेंट एक्वायर द फॉलोइंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी. प्रेसिडेंट्स को क्या क्या पावर आती है नेशनल इमरजेंसी के दौरान? सबसे पहली पावर है ही और सी कैन मॉडिफाई द पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज. जो यूनियन और स्टेट्स के बीच में फाइनेंशियल रिसोर्सेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको मॉडिफाई कर सकते हैं या उसका पैटर्न चेंज कर सकते हैं. ये प्रेसिडेंट के पास पावर है. उसके अलावा जो फंडामेंटल राइट्स है सिटीजन्स के उनको सस्पेंड कर सकते हैं, लेकिन कुछ फंडामेंटल राइट्स है जिसको नेशनल इमरजेंसी के दौरान भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता जो एब्सोल्यूट है. जैसे कि राइट टू लाइफ जो आर्टिकल 21 के तहत है, राइट टू प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेज आर्टिकल 20. तो आपको याद रखना है आर्टिकल 20, 21 को छोड़कर बाकी सभी आर्टिकल को सस्पेंड किया जा सकता है नेशनल इमरजेंसी के दौरान. दूसरा जो इमरजेंसी है प्रेसिडेंट रूल जो आर्टिकल 356 और 365 के तहत लगती है. इट इज़ ऑल्सो नॉन एज स्टेट इमरजेंसी और कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी. इट कैन बी प्रोक्लेम्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑन फॉलोइंग ग्राउंड. क्या क्या ग्राउंड है? फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जो आर्टिकल 356 के तहत लगती है इमरजेंसी. फेलियर टू कंप्लाई विद और टू गिव इफेक्ट टू डायरेक्शंस गिवन बाय द यूनियन. मान लीजिए यूनियन गवर्नमेंट ने किसी स्टेट को कुछ डायरेक्शंस दिए फॉलो करने के लिए जो नेशनल सिक्योरिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है, कुछ भी हो सकती हैं. अगर उन डायरेक्शंस को कंप्लाई करने में कोई स्टेट फेलियर होता है, कोई कंप्लाई नहीं कर पाता है, तो आर्टिकल 365 के तहत प्रेसिडेंट उस स्टेट में स्टेट इमरजेंसी लगा सकता है. President acquires the following extraordinary powers when president rule is imposed in the state.
जब स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगता है तो क्या क्या प्रेसिडेंट के पास पावर आ जाती हैं वो देखते हैं। ही और सी कैन असाइन टू हिमसेल्फ हरसेल्फ ऑल ऑफ एनी ऑफ द फंक्शन ऑफ स्टेट। जो भी स्टेट गवर्नमेंट के जो फंक्शन थे वो सारे फंक्शंस अब किसके पास आ जाते हैं, प्रेसिडेंट के पास। या तो वो खुद लेता है या अपने बिहाफ पे किसी को अपॉइंट करता है जो उनको ऑथराइज करते हैं। एंड ऑल और एनी ऑफ द पावर्स वेस्टेड इन द गवर्नर्स। गवर्नर में या कोई भी एग्जीक्यूटिव बॉडीज हैं स्टेट की, सारी पावर्स प्रेसिडेंट के पास आ जाती है स्टेट रूल के टाइम पे। दूसरा फंक्शन क्या है, दूसरी जो उसकी पावर्स हैं, ही और सी कैन डिक्लेयर दैट द पावर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर शैल बी एक्सरसाइजेबल बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट। ऐसा हमेशा नहीं होता कि स्टेट में इमरजेंसी लगाई तो स्टेट की जो लेजिस्लेचर असेंबली है वो पार्लियामेंट के पास चली जाएगी, हमेशा नहीं होता। ये प्रेसिडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि प्रेसिडेंट अपने ऑफिस के थ्रू उसको एग्जीक्यूट करता है स्टेट को या पार्लियामेंट के थ्रू उसको एग्जीक्यूट कराना चाहता है। तो ये उसके पास पावर है कि जो असेंबली है उसको पार्लियामेंट के पास भेजना है या नहीं। थर्ड है, ही और सी कैन ऑथराइज व्हेन द लोकसभा इज नॉट इन सेशन एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट पेंडिंग द सैंक्शंस ऑफ सच एक्सपेंडिचर बाय पार्लियामेंट। मान लीजिए जब कभी लोकसभा सेशन में नहीं है, पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, तो जो स्टेट का फंड है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, वहाँ से एक्सपेंडिचर का जो पावर्स है वो किसके पास आती है, प्रेसिडेंट के पास ड्यूरिंग द प्रेसिडेंट रूल। तो ये हमने दो इमरजेंसी पढ़ी, नेशनल इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल। थर्ड है फाइनेंशियल इमरजेंसी। प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम फाइनेंशियल इमरजेंसी इफ ही और सी इज सेटिस्फाइड दैट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट ऑफ इंडिया और एनी पार्ट is threatened. During a financial emergency, the president can issue directions for the reduction of salaries and allowances of all or any class of persons serving in connection with the affairs of the union, including the judges of Supreme Court and high powers. तो ये सब इंक्लूड है फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो हमने तीनों इमरजेंसी कंप्लीट की। सबसे पहले नेशनल इमरजेंसी जो आर्टिकल 352 के तहत है, फिर प्रेसिडेंट रूल जो 356 और 365 के अंडर आता है, फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी जो 360 के अंडर आता है। इसके बाद आता है वीटो पावर्स प्रेसिडेंट की क्या क्या है। अ बिल पास्ड बाय द प्रेसिडेंट कैन बिकम एन एक्ट ओनली इफ इट रिसीव द असेंट ऑफ। जब कोई बिल है प्रेसिडेंट के असेंट मिलने के बाद ही वो एक्ट बनता है। व्हेन सच बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज और असेंट, उसके पास तीन अल्टरनेटिव होते हैं। कोई बिल प्रेसिडेंट के पास आता है प्रेसिडेंट के असेंट के लिए तो उसके पास तीन ऑप्शंस हैं। ये मेंशन है अंडर आर्टिकल 111 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले वो क्या कर सकता है कि वो उस बिल को असेंट दे दे और उसको एक्ट बना दिया जाए। दूसरा विदहोल्ड करेगा और तीसरा रिटर्न करेगा रिकंसिडरेशन के लिए। हाउएवर इफ द बिल इज पास्ड अगेन आफ्टर रिकंसिडरेशन, अगर पास्ट हो जाता है तो उसको असेंट देना पड़ता है। तो ये तो होगी उसकी कहानी कि बिल के साथ क्या क्या कर सकता है। अब है प्रेसिडेंट हैज़ द वीटो पावर ओवर द बिल्स पास्ड बाय द पार्लियामेंट, जिसमें वो विदहोल्ड कर सकता है अपने एसेंट को लिए। द ऑब्जेक्ट ऑफ कन्फरिंग दिस पावर ऑन द प्रेसिडेंट इज टू फोल्ड। इसमें क्या है, टू प्रिवेंट हैस्टी और इल कंसिडर्ड लेजिस्लेशन बाय द पार्लियामेंट। दो तरीके से ये पावर, दो रीजन की वजह से ये वीटो पावर प्रेसिडेंट को दी गई। पहला रीज़न क्या है कि जल्दबाजी में अगर कोई लॉ बना दिया जाता है या इन इल कंसिडर्ड वे में अगर कोई लॉ बना दिया जाए तो उसको एक्ट बनने से रोका जा सकता है प्रेसिडेंट के। दूसरा रीज़न क्या था, टू प्रिवेंट अ लेजिस्लेचर विच मे बी अनकॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा कोई लॉ बना दिया जाए जो अनकॉन्स्टिट्यूशन है उसको भी एक्ट बनने से रोका जा सके। तो दो रीज़न की वजह से प्रेसिडेंट को वीटो पावर्स दी गई। The veto power enjoyed by the executive in modern state can be classified into the following four types। चार तरह की प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर्स हैं। सबसे पहले एब्सोल्यूट वीटो, दैट इज विदहोल्डिंग ऑफ असेंट टू द बिल पास्ड बाय लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर के पास होने के बाद प्रेसिडेंट के पास बिल आता है तो अपना असेंट को विदहोल्ड कर देना, वो तो हो गया एब्सोल्यूट वीटो। दूसरा क्वालिफाइड। क्वालिफाइड में क्या है, विच कैन बी ओवररिडन बाय द लेजिस्लेचर विद ए हायर मेजोरिटी। फिर आता है सस्पेंसिव वीटो, विच कैन बी ओवररिडन बाय द लेजिस्लेचर विद एन ऑर्डिनरी मेजोरिटी। पॉकेट वीटो क्या है कि उसमें कोई एक्शन लेना, पॉकेट में रखे उस एक्ट को, लॉ को भूल जाना, बिल को भूल जाना, वो है पॉकेट वीटो। ऑफ द अबव फोर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज वेस्टेड विद 3 एब्सोल्यूट वीटो,
सस्पेंसिव वीटो एंड पॉकेट वीटो। यहाँ पे नो क्वालिफाइड वीटो, जो क्वालिफाइड वीटो वाला जो पोर्शन है वो इंडिया के केस में नहीं है, वो अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास पावर है। तो इंडिया का जो प्रेसिडेंट है उसको 3 ही वीटोज पावर है, एब्सोल्यूट, सस्पेंसिव एंड पॉकेट वीटो। तो इनको डिटेल में पढ़ते हैं। एब्सोल्यूट वीटो, इट रेफर्स टू द पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू विदहोल्ड हिज असेंट टू बिल पास्ड बाय पार्लियामेंट द बिल द एंड्स एंड डज नॉट बिकम एन एक्ट। अगर एब्सोल्यूट वीटो प्रेसिडेंट लगा दिया तो वो बिल वहीं ख़त्म हो जाता है, वो एक्ट नहीं बनता। यूजुअली दिस वीटो इज एक्सरसाइज इन द फॉलोइंग 2 केसेस। 2 ही केस में ये एब्सोल्यूट वीटो प्रैक्टिस में किया जाता है। पहला केस क्या है, विद रिस्पेक्ट टू प्राइवेट मेंबर बिल। अगर मान लीजिए प्राइवेट मेंबर कोई बिल लाता है अदर देन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो उस केस में प्रेसिडेंट एब्सोल्यूट वीटो लगाकर उस बिल को एक्ट बनने से रोक सकता है। दूसरा केस है विद रिस्पेक्ट टू गवर्नमेंट बिल्स व्हेन द कैबिनेट रिजाइड आफ्टर द पास बिल्स बट बिफोर द असेंट ऑफ। कोई एक बिल है जो गवर्नमेंट मेंबर ने जो कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स मेंबर थे उनमें से किसी ने इंट्रोड्यूस किया और दोनों हाउस में पास होने के बाद जो कैबिनेट थी उसने क्या कर दिया, रिजाइन कर दिया। लेकिन अभी प्रेसिडेंट के पास वो असेंट के लिए पेंडिंग है, तब भी प्रेसिडेंट उस बिल को रोकने के लिए, उस बिल को एक्ट बनने से रोक सकता है अपना एब्सोल्यूट वीटो लगाकर। 1954 में क्या हुआ था, प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने एक बिल रोका था पेप्सू एप्रोप्रिएशन बिल को। द बिल वॉज पास्ड बाई पार्लियामेंट व्हेन द प्रेसिडेंट रूल वॉज ऑपरेशन इन द स्टेट ऑफ पेप्सू, बट व्हेन द बिल वॉज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट फॉर असेंट, प्रेसिडेंट रूल जो था वो रिवोक कर दिया गया। तो उस केस में स्टेट की जो असेंबली में जो नई कैबिनेट आई उसकी वजह से जो ये एक्ट था, ये जो पेप्सू एप्रोप्रिएशन बिल था उसको विदहोल्ड कर दिया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इन 1954 में। अगेन 1991 में क्या हुआ, प्रेसिडेंट जो थे हमारे आर वेंकटरमन, उन्होंने विदहेल्ड किया अपना एसेंट्स को सैलरी अलाउंसेज एंड पेंशंस ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट अमेंडमेंट बिल को लेकर। तो हमारी जो प्रेसिडेंट की हिस्ट्री है उसमें 2 बार एब्सोल्यूट वीटो यूज़ किया गया है, तो आपको याद रखना है। एक तो केस था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का 1954 का, जो पेप्सू एप्रोप्रिएशन बिल को रोका गया था। दूसरा 1991 में आर वेंकटरमन ने जो सैलरीज अलाउंसेज एंड पेंशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट अमेंडमेंट बिल जो आया था उसको विदहोल्ड कर दिया गया था, बिकॉज द बिल वॉज पास्ड बाय द पार्लियामेंट ऑन द लास्ट डे बिफोर डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा डिसोल्यूशन होने से एक दिन पहले ये बिल पास किया गया था। उसके बाद आता सस्पेंसिव वीटो। द प्रेसिडेंट एक्सरसाइज this veto when he or she returns a bill for reconsideration of parliament. However, if this bill is passed again by the parliament with or without amendments and again presented to the president, it is obligatory for the president to give his assent to the bill. अगर दोबारा ये आता है तो प्रेसिडेंट की जो है बाउंड है कि उसको पास करना ही पड़ेगा। This means that presidential veto is overridden by a repassage of the bill by the same ordinary majority. तो ये सस्पेंसिव वीटो था, इसका कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है पॉकेट वीटो। प्रेसिडेंट नीदर रेटिफाइज नॉर रिजेक्ट नॉर रिटर्न द बिल। वैसे ही वो अगर पॉकेट में रखे भूल जाते हैं एक तरीके से कि मुझे देना ही नहीं इसको एसेंट, तो वो होता है पॉकेट वीटो। प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज दिस वीटो पावर एज द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रेस्क्राइब एनी टाइम लिमिट। बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि प्रेसिडेंट को कोई टाइम लिमिट दे नहीं रखी है किसी बिल को एसेंट देने के लिए, इसलिए वो पॉकेट वीटो यूज़ कर सकते हैं। यूएसए में क्या है कि प्रेसिडेंट के पास एक टाइम लिमिट है विदिन 10 डेज़, वहाँ पे विदिन 10 डेज़ में आपको उसको एसेंट देना है। तो पॉकेट वीटो का जो केस हुआ था 1986 में, जब हमारे प्रेसिडेंट ज्ञानी जैल सिंह थे, उन्होंने एक्सरसाइज किया ये वीटो इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल को लेकर। उसके 3 साल बाद 1989 में जो आर वेंकटरमन थे उन्होंने एक बिल वापस भेज दिया रिकन्सिडरेशन के लिए, बट द न्यू नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट डिसाइडेड टू ड्रॉप द बिल। इट शुड बी नोटेड हियर द प्रेसिडेंट हैज़ नो वीटो पावर इन रिस्पेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। द 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1971 मेड इट ऑब्लिगेटरी फॉर द प्रेसिडेंट टू गिव एसेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के केस में भी आप प्रेसिडेंट के पास कोई भी वीटो पावर नहीं है, ये ऐड किया गया 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 में।
इसके बाद आता है प्रेसिडेंशियल वीटो ओवर द स्टेट लेजिस्लेचर, तो वही है वहाँ पे या तो आप या अंडर आर्टिकल 200 में आती है, और या तो आप असेंट दे दो या विद होल्ड कर दो या गवर्नर के थ्रू उसको रिटर्न कर दो। When a bill is reserved by the governor for consideration of president, the president has 3 alternative। आर्टिकल 201 के तहत जब गवर्नर उसको रिजर्व रखता है प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए, तो उसके बाद 3 ऑप्शन है कि उसको असेंट देना, विद होल्ड करना और गवर्नर को डायरेक्ट करना कि उस बिल को वापस स्टेट लेजिस्लेचर को रिटर्न कर दिया जाए। अगर स्टेट के बाद वो बिल पास होता है वापस, तो प्रेसिडेंट के पास कोई बाउंड नहीं है कि उसको असेंट देना ही देना है। तो ये तो वीटो पावर्स थी कुछ। इसके बाद आता है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, जो हमने आर्टिकल 123 में पढ़ा। कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर द प्रेसिडेंट टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेज ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ पार्लियामेंट। जब पार्लियामेंट रिसेस सेशन में है, कोई भी सेशन एक्टिव नहीं है, उस टाइम पर प्रेसिडेंट को पावर है। दीज ऑर्डिनेंसेज हैव द सेम फोर्स एंड इफेक्ट एज अ एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बट आर टेम्परेरी लॉज होते हैं। तो ये ऑर्डिनेंस पावर है, इसको आप देख सकते हैं, कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद आप टॉपिक पढ़ेंगे, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आर्टिकल 72, जिसमें उसकी पार्डनिंग पावर्स है। यहाँ से आपको मेंस में क्वेश्चन पूछा जाए, तो आर्टिकल 72 के बारे में पढ़ते हैं। आर्टिकल 72 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन्स टू पर्सन्स who have been tried and convicted of any offence in all cases where punishment or sentence is for offence against the union law। यूनियन लॉ के किसी ऑफेंस में वो पकड़े गए हैं, एक पनिशमेंट और सेंटेंस बाय कोर्ट मार्शल लॉ में, सेंटेंस इज ए सेंटेंस ऑफ डेथ, इसमें भी पार्डनिंग पावर्स है। द पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द जुडिशरी। जुडिशरी के अलावा इनकी पावर्स हैं। द प्रेसिडेंट वाइल एक्सरसाइज दिस पावर डज नॉट सिट इन कोर्ट ऑफ अपील। कोर्ट ऑफ अपील्स के मतलब क्या है कि आप जैसे एक कोर्ट में आपका जजमेंट आपका आया, उसके अगेंस्ट आप दूसरे कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं, हाई सुपीरियर कोर्ट में, लेकिन प्रेसिडेंट के पास ऐसी पावर नहीं है। अगर प्रेसिडेंट को इस पर डिसीजन लेते हैं तो आप दोबारा इस पर अपील नहीं कर सकते। द ऑब्जेक्ट ऑफ कन्फरिंग दिस जुडिशियल पावर ऑफ प्रेसिडेंट इज टू फोल्ड, टू कीप द डोर ओपन फॉर द करेक्टिंग एनी जुडिशियल एरर्स इन द ऑपरेशन ऑफ लॉ, टू अफोर्ड रिलीफ फ्रॉम ए सेंटेंस विच द प्रेसिडेंट रिगार्ड एज द अनड्यूली हार्श। तो इसकी जो पार्डनिंग पावर है उसमें है पार्डन। पार्डन जो पावर है उसमें क्या करता है, इट रिमूव्स बोथ द सेंटेंस एंड द कन्विक्शन। सेंटेंस कन्विक्शन दोनों को रिमूव कर देता है। कंप्लीटली एब्जॉल्व द कन्विक्ट फ्रॉम ऑल सेंटेंस, पनिशमेंट्स एंड डिस्क्वालिफिकेशन, जो प्री कंडीशंस में वापस से आ जाता है। दूसरा केस था कम्यूटेशन। इट डिनोट्स द सब्स्टिट्यूशन ऑफ द वन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट, सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट जो लाइटर फॉर्म में। इसमें सज़ा का जो एक नेचर है वो चेंज कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल डेथ सेंटेंस में बी कम्यूटेड टू द राइगोरस इम्प्रिजमेंट विच इन टर्न में बी कम्यूटेड टू द सिंपल इम्प्रिजमेंट। ये तो होगी कम्यूटेशन, यहाँ पे उसका छोटा वर्जन आपको दे दिया जाता है। नेक्स्ट रिमिशन। इट इम्प्लाइज रिड्यूसिंग द पीरियड ऑफ सेंटेंस। रिमिशन में क्या होता है, सेंटेंस का पीरियड कम कर देना। रिस्पाइट में क्या होता है, डिनोट्स अवॉर्डिंग ए लेसर सेंटेंस इन प्लेस ऑफ one originally awarded due to some special fact such as physical disability। कुछ फैक्ट्स के बेस पे उस सेंटेंस को कम कर देना। प्रेगनेंसी ऑफ वुमन फेंडर के लिए। फिर आता है रिप्राइव। इट इम्प्लाइज स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन। रिप्राइव में क्या कि जो सेंटेंस है उस पर स्टे लगा देना। ये किया जाता है मोस्टली डेथ पेनल्टीज के टाइम पे। ऐसे सिमिलरली अंडर आर्टिकल 161 के तहत गवर्नर्स को पावर्स हैं, पार्डनिंग पावर्स। वहाँ पे गवर्नर्स कर सकता है पार्डन्स, रिप्राइव, रेस्पाइट, रिमिशन, पनिशमेंट, सस्पेंड, रिमिट, कम्यूट द सेंटेंस ऑफ एनी पर्सन। बट जो पार्डनिंग पावर्स ऑफ गवर्नर्स है वो डिफर करती है प्रेसिडेंट को टू एस्पेक्ट्स में। जैसे प्रेसिडेंट कैन पार्डन सेंटेंस इन्फ्लिक्टेड बाय द कोर्ट मार्शल लॉ को, जो सज़ा है उनके सेंटेंस को भी पार्डन कर सकता है, जबकि गवर्नर कोर्ट मार्शल लॉ के तहत जो सेंटेंसेस हैं उनको ख़त्म नहीं कर सकता। प्रेसिडेंट डेथ सेंटेंस ख़त्म कर सकता है, लेकिन गवर्नर उस केस में भी इन्वॉल्व नहीं रहता है। इसके बाद आपको मिलेगा, ये कुछ काम का नहीं है, इम्पोर्टेंट कुछ आर्टिकल्स जो प्रेसिडेंट के रिलेटेड हैं। हमने प्रेसिडेंट टॉपिक पूरा कंप्लीट किया, तो इसकी एक आर्टिकल जो समरी है वो देख लेते हैं। आर्टिकल 52 बोलता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया।
53 जो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ इन यूनियन, 54 में इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, 55 में मैनर कैसे इलेक्शन होना है, 56 में टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, 57 में री इलेक्शन की एलिजिबिलिटी, 58 में डिस्क्वालिफिकेशन फॉर द इलेक्शन एज प्रेसिडेंट, 59 में प्रेसिडेंट ऑफिस की जो कंडीशंस हैं वो आर्टिकल 60 बोलता है ओथ एंड अफर्मेशन जो प्रेसिडेंट लेता है, आर्टिकल 61 प्रोसीजर क्या है इम्पीचमेंट का, आर्टिकल 62 टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शंस टू फिल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, 65 जो है वाइस प्रेसिडेंट टू एक्ट एज ए प्रेसिडेंट और डिस्चार्ज हिज फंक्शंस, 71 जो है मैटर्स रिलेटिंग टू द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, 72 जो है पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन पावर जो है, 74 में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट, 75 अदर प्रोविजंस लाइक मिनिस्टर्स अपॉइंटमेंट टर्म सब्सिडीज, 76 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, 77 कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 78 में आता है ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन रेस्पेक्ट टू द फर्निशिंग इन्फॉर्मेशन टू प्रेसिडेंट डे टू डे, आर्टिकल 85 में क्या पार्लियामेंट के सेशंस हैं, प्रोरोगेशन है, डिसोल्यूशन है, आर्टिकल 111 में बिल का असेंट है जो पार्लियामेंट ने पास किया है, 112 में यूनियन बजट जिसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं, 123 में पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंस पावर, 143 में पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट। ये तो हमने देखा। अब इसके साथ हम देखते हैं जो प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल मेंबर होता है, इलेक्टोरल कॉलेज होता है, उसमें सबसे ज़्यादा सीट्स किसकी होती है, सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी होती है। उत्तर प्रदेश में आप वोट वैल्यू देखेंगे एमएलए का तो वहाँ पे आता है सबसे ज़्यादा वोट वैल्यू 208 निकल कर, और सबसे कम आपको वोट वैल्यू दिखेगी सिक्किम की जो ओनली 7 है, बिकॉज वहाँ पे टोटल जो सीट्स हैं असेंबली की 30 है, पॉपुलेशन भी कम है। राजस्थान का अगर आप देखेंगे राजस्थान में असेंबली सीट्स 200 मिलेगी, पॉपुलेशन आपको 90-70 सेंसस के अकॉर्डिंग ये है। उसके अलावा जो वोट वैल्यू अब निकल के आएगी वो है 120। तो आपको राजस्थान के केस में याद रखना है एक एमएलए की वोट वैल्यू है वो होती है 129। राजस्थान की रैंक 5th है वोट वैल्यू में। तो ये यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है इंडियन पॉलिटिक्स का वो ख़त्म होता है। ऐसे करके हम सारे टॉपिक्स इंडियन पॉलिटिक्स से कवर करेंगे जो आपके आरएस मेंस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बाकी सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। थैंक यू फॉर नाउ, मिलते हैं।